हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की ये क्लास बच्चों बहुत ही शानदार, दमदार, मजेदार और लाजवाब होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, आज हम इस चैप्टर का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। अगर हम बात करें फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है प्रकाशिकी से ही पूछे जाते हैं, 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इनका बेनिफिट ये भी है कि आप हाई स्कूल में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पढ़ भी चुके हैं, इसलिए बच्चों ये चैप्टर बहुत ही खास होता है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के सारे टॉपिक को अपन वन शॉट सॉल्यूशन के माध्यम से देखेंगे बच्चों। एकदम अब तो आपको पता भी चल गया है कि भाई टाइम टेबल यानी शेड्यूल जारी हो गया। अब यूं समझिए कि भाई अब तो आपकी नींद हराम हो जानी चाहिए, है ऐसा नहीं कि मत सो, है ना, लेकिन क्या है बच्चों, पढ़ाई जमकर करनी है। क्लियर। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को देखेंगे। और इसमें ये मत समझना कि हाँ ये सरल है ये कठिन है, कुछ ही नहीं भाई। जो चीजें आप पढ़ते हो वो चीज सरल लगती है, हाई स्कूल में पढ़ा है तो हो सकता है कि आसान लगे, लेकिन आएगा तो भाई एग्जाम में डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो चलिए पहला टॉपिक है बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक, देखिए अगर इस टॉपिक को देखें तो परावर्तन, पर धन आवर्तन, पर का मतलब प्रकाश, आवर्तन का मतलब लौटना। तो जो ये आपकी भाई हेडिंग है ना, इसी शब्द में ही पूरी डेफिनेशन छिपी है। चलिए वो कैसे रसगुल्लों, चलिए बताते हैं। ठीक, सबसे पहले हम करते क्या है कि एक तल ले लेते हैं। ये कोई चिकना सरफेस है, ये कोई एक चिकना तल है, ठीक है ना। परिभाषा समझिएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसको समझिए। ये एक चिकना, हमने क्या किया बच्चों, एक पॉलिशदार एक चिकना तल ले लिया है, ठीक। और उसके बाद इस पे क्या किया कि हमने इस पे प्रकाश की एक किरण को, यूं हम प्रकाश की एक किरण इस पर गिरा रहे हैं, ठीक। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर या सतह पर गिरता है तो गिरने के बाद बच्चों इसका अधिकांश भाग जो होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक। प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है बच्चों उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हो गया। अब यहां से बच्चों अगर हम इस पर एक क्या करते हैं, अभिलंब खींच देंगे रसगुल्लों। हम क्या करते हैं कि इस पर एक इस तरह से अगर लंब खींच देते हैं तो इसका नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहीं तक रखो, ठीक। अब इसके साथ ये जो कोण बन रहा है ये आपतित किरण है बच्चों, इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण, या इसी को आपाती किरण भी कहते हैं। आपतित किरण हो गया। जो किरण टकराने के बाद वापस लौट रही रसगुल्लों, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बच्चों, परावर्तित किरण, ठीक। और ये जो सीधा सीधा खींचा है इसका नाम है अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और यहां पर बच्चों जिस बिंदु पर सब मिले हैं इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक। इतना तो भाई आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। अब इसके बीच भी एक कोण बन रहा है तो इसी के बीच भी एक कोण बनेगा बच्चों। अब इसके बीच जो कोण बनता है, ध्यान से समझना, जो ये कोण बनता है इसको आई से दर्शाते हैं बच्चों। इसके बीच जो कोण बनता है आर से, यानी इसका नाम हो जाता है आपतन कोण। क्या होता है बच्चों, आपतन कोण, ठीक। छोटा छोटा है लेकिन समझ में आ जाएगा। ये क्या है, परावर्तन कोण, ठीक, परावर्तन कोण, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। तो अब यहां से समझिएगा, हमने बता दिया पूरा लॉजिक क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से, ये कोई एक क्या है, सरफेस है, ठीक है ना, ये कोई चिकना पॉलिशदार तल है, एक चिकना तल है,
या सतह। तो हमने क्या बताया बच्चों, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराता है या पॉलिशदार सतह पर टकराता है, तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है ना। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इस घटना को ही क्या कहते हैं रसगुल्लो, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परधन आवर्तन, पर का मतलब प्रकाश, आवर्तन मतलब लौटना। ठीक, परिभाषा समझ में आ गया। क्या लिखेंगे परिभाषा, देखिए कि जब प्रकाश, कहां लिख दिया, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है, कोई चिकना तल है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग, यानी इस प्रकाश का अधिकांश भाग जो बच्चों उसी माध्यम में लौट जाता है। मान लेते हैं इधर का माध्यम दूसरा है, इधर का नीचे का दूसरा, तो वही चीज कह रहा है कि इसका अधिकांश भाग जो होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हमने बताया बच्चों कि जो किरण टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण टकरा के बाहर जा रही है फिर से लौट रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण कहते हैं उसको, और यहां पर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बच्चों परावर्तन कोण कहते हैं। और जहां पर ये तीनों किरणें मिल रही हैं उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और इस पर जो खींचा गया लंब है अभिलंब है। इतना समझ में आ गया। तो अब लिखेंगे बच्चों परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं वो अपने को जानना है भाई। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो बच्चों हमें पता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम है। पहला नियम क्या है बच्चों, तो पहला नियम है, ध्यान से देखिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। हो गया बच्चों, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। तो ये तीनों एक ही तल में तो है रसगुल्लो, यही तीनों तो मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपतन कोण है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर 60 अंश का कोण बनाते हुए गिर रही है तो जो परावर्तन कोण होगा वो भी 60 अंश ही होगा। तो लिखेंगे बच्चों आपतन कोण, ठीक, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों, जो कोण आई है वो बराबर है किसके, कोण आर के। जो आपतन कोण है वो क्या हो जाएगा, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्लियर। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम कितने हैं वो समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लो रसगुल्लों, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ठीक, अगला टॉपिक है कि दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ठीक है ना। ये हालांकि छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो जब किसी दर्पण का द्वारक, ठीक है ना, जब दर्पण का द्वारक, एक मिनट भाई यहां से कहां मिसप्रिंट हो गया, दर्पण का द्वारक होगा बच्चों यहां पर। ठीक, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, ठीक है ना। ये दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, जो दर्पण का रेंज होता है,
इसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जब दर्पण का द्वारक क्या हो जाए बच्चों, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए, कोई भी दर्पण हो, अगर हम बात करें तो इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, थोड़ा सरसरी निगाह से देख लीजिए, और M1 M2 दे दिया तो ये दर्पण का द्वारक है, ठीक। इसके से एक जो रेखा जाने वाली है इसी का नाम है मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष कहते हैं। और हमें पता है इसका जो ये दर्पण का जो केंद्र होता है इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी आर से, मतलब इसको वक्रता केंद्र यानी सी से दर्शाते हैं, ठीक है ना, वक्रता केंद्र सी से। और हमें पता है वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या की जो आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। तो ये दर्पण में होता है। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आपने हाई स्कूल में पढ़ा है और उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सब देता नहीं है कभी भी, ठीक। कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है इस टाइप की, ये सब इससे संबंधित परिभाषाएं हैं जो जानना बेहद जरूरी है। हमने क्या बताया, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जो M1 M2 है यानी ये दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक। और इसके बाद दर्पण का यानी जब दर्पण पूरा हो, एक गोलीय दर्पण हो, तो उसका जो मध्य बिंदु होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या की जो आधी दूरी होती है वो होता है बच्चों फोकस दूरी, और इससे होकर यानी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा जो है वो मुख्य अक्ष है बच्चों। इतना समझ में आ गया। चलिए, जब इतना समझ में आ गया तो हमें केवल यहां पर यह लिखना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो ध्यान से समझना बच्चों कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। और यहां से कुछ नोट वाली पॉइंट भी है, इसको भी याद रखना क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ठीक। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है बच्चों वो कितनी होती है, अनंत होती है, तथा इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है, इतना याद रखना। तो चलिए इसमें संबंध लिखते हैं। संबंध होता है बच्चों F बराबर R/2, ठीक। यही तो कह रहा है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, संबंध हो जाएगा, ठीक। यही क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। जहां अगर हम बात करें भाई F और R की, तो हमने बताया बच्चों F क्या है, भाई ऑलरेडी पहले ही लिखा है, F क्या है, फोकस दूरी है, ठीक, फोकस दूरी है। और R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या है, ठीक। तो यही संबंध हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं, ठीक। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे बच्चों कोई भी वस्तु रख, मतलब कोई ये दर्पण है, ठीक, और इसके सामने क्या है, कोई वस्तु रखी है। यहां पर मान लेते हैं कोई वस्तु, हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, मालूम है ना। और दूसरा है बच्चों जो प्रकाश की किरण वक्रता त्रिज्या से, मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वो यूं ही भाई सीधे जैसे जाती है वैसे लौट भी आती है। ये चीज हमें पता है, ठीक है ना, क्योंकि दर्पण बनाने के लिए किन्हीं 3 किरणों का ही इस्तेमाल होता है। वो 3 किरणें कौन कौन से हैं, याद रखना बच्चों। पहला ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा यह है बच्चों कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो भाई ये परावर्तन के बाद क्या होती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। और तीसरा यह है बच्चों कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कोई भी प्रतिबिंब बनाना हो तो इन्हीं तीनों में से किसी 2 किरणों का इस्तेमाल होता है, यानी 3 किरणों का ही प्रयोग होता है प्रतिबिंब बनाने में। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमने कोई वस्तु A और B रख दिया है बच्चों, और इसका जो इमेज है रसगुल्लों वो यहां पर A-B- मान लेते हैं बन रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है बच्चों, प्रतिबिंब है,
है ना, हमें इतना तो पता ही है, ये प्रतिबिंब है। अब अगर देखेंगे तो भाई ये क्या है, इसकी जो लंबवत, ठीक है ना, ये लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई मापी जाती है कि भाई कितनी लंबी वस्तु रखी गई है, सवाल में यही तो होता है। और उसके बाद इसकी भी लंबाई की प्रतिबिंब कितना लंबा बन रहा है, ठीक, ये चीज। अब परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा ये लिखेंगे बच्चों कि दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई। सबसे पहले इसकी लंबाई नापते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया। हमने क्या बताया बच्चों कि मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक है ना, ये आपका गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष यही तो है, तो मुख्य अक्ष के देखिए लंबवत ही तो नाप रहे हैं बच्चों, तो मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, इसका फार्मूला जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक, तो इसे m से दर्शाते हैं, लिख दिया है बच्चों, इसे m से दर्शाया जाता है। तो m बराबर होता है I/O, ठीक, m बराबर I/O इतना होता है। ठीक, यही तो कह रहा है भाई कि दर्पण द्वारा मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है वस्तु की लंबाई। या फिर बच्चों इसको या इस तरह से लिखते हैं, m बराबर माइनस का V/U, ठीक, दर्पण के लिए। या फिर बच्चों इसको, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, या I/O बराबर माइनस का V/U, ठीक, I/O बराबर माइनस का V/U, ठीक, क्योंकि भाई m बराबर है इसके, m बराबर इसके, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। इस फार्मूले से आप जब भी वस्तु की मतलब वस्तु की स्थिति दी रही हो, प्रतिबिंब की स्थिति दी हो, और दोनों में वस्तु और प्रतिबिंब किसी एक की लंबाई दी हो, तो आप इसलिए निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला तब लगाते हैं जब भाई वस्तु, ठीक, जब इसमें क्या बात करें गुना गुने की, तो 2 गुना प्रतिबिंब बनता है, 4 गुना बनता है, ठीक, इस तरह से। क्लियर हो गया। तो ये आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है। देखिए लेंस में भी सेम एक जैसा होता है, बस लेंस में अंतर इतना होता है बच्चों, जहां पर यहां दर्पण बोला गया है वहां पर लेंस, इसमें फार्मूले में केवल माइनस नहीं होता है, बाकी सेम होता है। ये आपको भी भली भांति पता होगा। क्लियर हो गया। चलिए, सबका मतलब भी थोड़ा जानना बेहद जरूरी है बच्चों। m क्या है, ठीक है, I क्या है, O क्या है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। तो भाई m क्या है, रेखीय आवर्धन। क्या है बच्चों, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। भाई I क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, I का मतलब इमेज है ना, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है कोई, तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई है। क्लियर बच्चों। और उसके बाद हमने क्या बताया, O ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो ये वस्तु की लंबाई या ऊंचाई, वस्तु की लंबाई, ठीक। हालांकि इस पे हमने न्यूमेरिकल भी करवाया है, आपको ये पता भी होगा, ठीक। और जहां पर V क्या है, भाई V क्या है ये भी जानना जरूरी है बच्चों। V है प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है, लंबाई नहीं, प्रतिबिंब की दूरी। कितनी दूरी कहेगा ना, दर्पण से इतनी दूरी, भाई 30 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, या दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो वो U होता है, तो ये वस्तु की दूरी होता है, वस्तु की दूरी। किससे, तो सभी दूरियां भाई हमें पता है, ध्रुव से नापते हैं, तो यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर हो गया। तो ये है बच्चों रेखीय आवर्धन, ठीक। समझ में आया कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल परिभाषा। क्लियर। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अब इसको भी थोड़ा गौर से समझिएगा। परावर्तन अपवर्तन दोनों पढ़ना है, ठीक। कि ये गोलीय दर्पण तो पिछली बार कट गया था, लेकिन अब की बार फिर से पढ़ना है।
अब अपवर्तन पढ़ना है, तो भाई इसमें भी सेम लॉजिक होता है, बशर्ते अपवर्तन किसमें होता है, पारदर्शी माध्यम में होता है, ठीक। लेकिन परावर्तन किसमें होता है, उसमें एक तल चिकना होता है और दूसरा पॉलिश किया होता है, ठीक। दर्पण में ये होता है, और लेंस में हमें पता है बच्चों, यानी लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है, और दर्पण में हमेशा परावर्तन होता है। तो यहां पर कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। तो इसको भी थोड़ा गौर से समझिएगा। इसमें अब की बार हमने एक पारदर्शी माध्यम मान लिया, ठीक। ये क्या है, पारदर्शी माध्यम है। और उसके बाद बच्चों मान लेते हैं कि भाई एक तरफ का माध्यम, इसमें क्या है, ये माध्यम 1 है, माध्यम 1 है, ठीक। और ये माध्यम 2 है, माध्यम 2 है। अब कुछ भी हो सकता है, ऊपर मान लेते हैं कांच हो सकता है, नीचे ठीक जल हो सकता है, या ऊपर कह ले वायु हो सकता है, नीचे कांच हो सकता है, तो कोई भी एक माध्यम हो जाए, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, अब हम इस माध्यम में, यानी ये जो कांच है ये दो माध्यमों को अलग कर रहा है, क्लियर, दो माध्यमों को रसगुल्लो अलग कर रहा है। फिर हम करते क्या है कि जब हम किसी एक माध्यम पर, यानी पारदर्शी माध्यम पर प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं, ठीक है ना, यानी जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, मान लेते हैं ये पारदर्शी माध्यम से इस पे पड़ा, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो एक इससे इसमें प्रवेश करेगा तो ये अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाता है, यानी अपने रास्ते से, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये एकदम सीधा ना होकर के बच्चों ये कुछ थोड़ा ऐसे आ गया, ठीक, ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गया। इस घटना को ही कहते हैं बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। अब मान लेते हैं कि भाई यहां पर, ठीक, हम कोई क्या है, इस पर कोई, एक मिनट, इस पर कोई क्या करते हैं, अभिलंब हम खींच देते हैं, क्लियर, ठीक, ये चीज हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, इसमें भी सेम होता है, बस वही चीज कि भाई इसमें क्या है, दो अलग अलग माध्यम होंगे, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, एक N1 है, तो मान लेते हैं कि भाई ये है क्या, तो ये कांच है, ठीक, एक कांच माध्यम है, ठीक, कांच नहीं, जैसे वायु ले लेते हैं, वायु है और इधर कांच है, इधर कांच है, ठीक। अब यहां से समझिएगा भाई, जो किरण आती है बच्चों, जो किरण आ रही है इसमें सेम वही चीज है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे, ठीक। और इसमें जो किरण टकरा करके जा रही है तो भाई अब की बार परावर्तित नहीं बल्कि अपवर्तित किरण कहेंगे, क्योंकि बच्चों यहां पर अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तित किरण, ठीक है ना। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये तो हो जाता है इतना। अब इसके बीच जो कोण बन रहा है बच्चों उसको कहते हैं आई, यानी वो जो कोण होगा वो कोण तो भाई आपतन कोण ही होगा, ठीक है ना। कौन सा कोण, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और इधर अब की बार जो कोण बन रहा है बच्चों, ठीक, मान लेते हैं यहां पर, तो ये जो कोण बनेगा इसको दर्शाएंगे किससे, आर से, तो इसका नाम दे देते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और ये जो यूं ऐसे सीधे सीधे लाइन आई है, लंब खींचे हैं, इसका नाम तो वही है भाई अभिलंब। क्या है बच्चों, अभिलंब है, क्लियर हो गया। चलिए ये तो इतना समझ में आ गया है ना। परिभाषा हमने क्या बताया बच्चों कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। यूं इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था इस किरण को, लेकिन ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गई है, ठीक। तो यही घटना ही कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों अपवर्तन के नियम, अब ये तो समझ में आ गया कि जो किरण एक माध्यम में प्रवेश कर रही आपतित किरण, जो दूसरे में जा रही अपवर्तित किरण। और हमें पता है कि बच्चों आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और इसी तरह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण अपवर्तन कोण। क्लियर हो गया इतना चीज। और ये एक पारदर्शी माध्यम, मतलब ये एक पारदर्शी माध्यम है, यानी
एक दोनों को अलग कर रहा है, इतना समझिएगा। ठीक, तो अब ये चीज समझ में आ गया। परिभाषा देख सकते हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को ही कहते हैं बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लिखेंगे बच्चों अपवर्तन के नियम। ठीक, क्या लिखेंगे? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो भाई प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं, है ना? प्रकाश के अपवर्तन संबंधी भी बच्चों दो ही नियम हैं। चलिए पहला नियम क्या है? तो पहला नियम जैसे उसमें था आपतित किरण वहां पर परावर्तित था और यहां पर अपवर्तित। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको भी आपतन बिंदु ही बोलेंगे, ठीक है ना? तो ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो तीनों भी यहीं पे तो मिल रहे हैं। तो लिखेंगे बच्चों आपतित किरण। एक मिनट, क्या लिखेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक, पहला नियम हो जाता है बच्चों। दूसरा नियम क्या होगा? तो दूसरा नियम यह है बच्चों कि किसी एक निश्चित रंग के लिए, ठीक, किसी एक निश्चित रंग के लिए जो आपतन कोण है यानी आई की ज्या, ज्या का मतलब साइन, ठीक, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण यानी आर की ज्या का अनुपात कांस्टेंट होता है यानी नियत होता है। ठीक, लिखेंगे बच्चों एक निश्चित तरंगदैर्घ्य या एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन होता है कि ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। क्या का अनुपात जो होता है बच्चों क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है यानी नियत होता है। का अनुपात नियत होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान से समझना भाई, इसको लिख सकते हैं, यहां पर जगह है, नीचे उतना जगह है नहीं तो यहां पर लिख देते हैं। ठीक, अर्थात लिखेंगे साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है? नियत। ठीक, नियतांक या नियत होते हैं, चाहे नियतांक लिखिए यानी इसको एन से दर्शाते हैं। ठीक, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाता है? एन। इसी को अगर हम भाई आपको पता होगा बच्चों, इसी को एक चीज एक नाम दिया जाता है स्नेल का नियम, ठीक है ना? इसी को क्या कहते हैं? तो लिखेंगे कि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्नेल का नियम। ठीक, कौन सा नियम? स्नेल का नियम। किस नियम को? दूसरे को, ठीक है ना? यानी प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये पूछा जाता है स्नेल का नियम क्या होता है, तो इतना याद रखना कि भाई एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या है? कांस्टेंट यानी नियतांक। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
अगला टॉपिक क्या है बच्चों? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। ठीक, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं? क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है? तो चलिए देखते हैं क्रांतिक कोण होता क्या। परिभाषा पे पहले नजर नहीं डालेंगे बच्चों, पहले कुछ चीजें समझेंगे। ठीक, आपके सामने हम 3 फिगर बना रहे हैं, 2 से 3 बना दे रहे हैं। ठीक, 2 से 3 फिगर मान लेते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। हमने 3 फिगर बना दिया है। ठीक, और इन तीनों फिगर में अब जैसे हमने क्या किया भाई, इस पे अभिलंब ले लिया। एक मिनट, थोड़ा इधर से नहीं, जगह नहीं, थोड़ा यहां से लेते हैं बच्चों। एक ये बना लिया, दूसरा ये बना लिया और तीसरा ये बना लिया। ठीक, हम 3 स्थितियां बना देते हैं। हम क्या करते हैं? 3 स्थिति बनाते हैं। इसी तरह इसमें भी, ठीक, इसी तरह से इसमें भी हम क्या करते हैं? 3 स्थितियां। ये अभिलंब है और ये एक माध्यम है, पता है। ठीक, चलिए अब एक चीज देखिएगा बच्चों, हमें पता है कि ये जो किरण पड़ती है, ये किरण यहां पर जो डाली जाती है, जो किरण डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इस किरण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, है ना? यही अभी तक आपने देखा। ठीक, तो इसमें क्या है कि हमने एक किरण को डाल दिया है इसमें, ठीक है ना? मान लेते हैं ये क्या है? सघन माध्यम है। इस वाले माध्यम को मानते हैं बच्चों ये सघन है। सघन किसे कहते हैं? सघन का मतलब घना, और एक ये है विरल। विरल का मतलब जिसको हिंदी में भी देहात में कहते हैं विरड़, बिड़र, है ना? सघन माध्यम वो होता है जिसमें क्या है, पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, सघन माध्यम में आएंगे। विरल माध्यम में वायु हो जाएगा। ठीक है ना? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है, ध्यान से समझना जो पॉइंट हम बोल रहे हैं रसगुल्लों, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, जैसे मान के चलिए कोई घना है खेत, ठीक है ना, जिसमें कोई फसल है। आप फसल में, कोई धान की खेती है, गेहूं की खेती है, आप उसमें भागेंगे तो आपकी स्पीड क्या है? कम रहेगी। यूं जैसे ही उस खेत को क्रॉस करके आपके सामने फिर ऐसा कोई खेत है जिसमें कोई फसल ना हो, पूरा खाली हो, एकदम सूखा पड़ा है, ठीक, तो आप क्या है, आपकी स्पीड बहुत तेजी, आप तेजी से भागोगे। वही चीज है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या है कि ये भाई अभिलंब है, तो क्या होता है बच्चों, ये प्रकाश की जो किरण है वो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, ये चीज, ये अभिलंब से दूर हट रही है ना, ये चीज। फिर हमने क्या किया, इस वाले किरण का मान थोड़ा और बढ़ा दिया। मान लेते हैं इसका मान ऐसे बढ़ा दिया, तो भाई इसका मान हम बहुत ज्यादा कर देंगे। ठीक, ये जो कोण है भाई हमें पता है आपतन कोण है, इसका मान हम बहुत ज्यादा कर देते हैं तो प्रकाश की किरण भाई ये इसका मान भी बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जब ये 90 डिग्री का ये कोण बना लेगी। ठीक है ना, ये मतलब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ये 90 अंश का कोण हो जाएगा, किसके साथ, इसके साथ। ठीक, इसका मान अगर हम और बढ़ा देंगे तो क्या है भाई, ये प्रकाश की किरण फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। आपके सामने 3 स्थितियां बनी हैं, यहां से क्रांतिक कोण भी समझ में आ जाएगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो इसके आगे का टॉपिक है वो भी समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से समझना बच्चों, हमने क्या किया है, ये क्या है, एक बताया सब में, ये ऊपर का माध्यम सघन है, नीचे का विरल है, इतना याद रखना। हमने किया क्या बच्चों, यहां पर जो आपतित किरण है इसका मान छोटा है, यानी जो आपतन कोण है ये छोटा है, इसका मान आपने और बढ़ा दिया। ठीक, और इसके बाद इसका मान और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है ना, और ये चीज हमें पता है कि इसके साथ जो बनता है वो अपवर्तन कोण बनता है। ठीक है, तो ये हमें देखना है अब क्रांतिक कोण कहते किसे हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। सघन माध्यम, ये पूरा का पूरा जो ऊपर है बच्चों कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। क्या है रसगुल्लों, सघन है। क्लियर हो गया, सबके सब ये सघन माध्यम है, सब यानी तीनों एक ही स्थिति यूं समझिए है, बस सब में अलग अलग किरणों की प्रकृति को दर्शाया गया है।
ठीक, ये विरल है। विरल का मतलब वायु है, ऊपर यूं समझिए चाहे तो पानी चाहे तो कांच। क्लियर? तो ये चीज होता है कि इसमें हमने आपतन कोण का मान छोटा है, आपतन कोण का मान बढ़ा दिया, ठीक है ना। इसका मान बड़ा करेंगे तो जो विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण है उसका मान 90 अंश हो जा रहा है, और भी ज्यादा हम बढ़ा देंगे तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में लौट जा रही है, ठीक, उसी माध्यम में लौट जा रही है। अब पढ़ेंगे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उसी कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, बोले तो क्रिटिकल एंगल। क्या बताया बच्चों? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, आई क्या है? आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उसी कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। परिभाषा यही तो लिखा है बच्चों, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उस कोण को ही कहते हैं क्रांतिक कोण। बात समझ में आई? कुछ बच्चों दिमाग में घुसा? हमने क्या बताया कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उसी कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। फिर हमने इस वाले में क्या किया है? आपतन कोण का मान और भी बड़ा कर दिया है, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूरी तरह से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन, मतलब यहां पर परावर्तन होने लगा है। इसी कारण इस वाली घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हालांकि इसको आगे देखेंगे, लेकिन हमारा काम है बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण को समझना। तो परिभाषा समझ में आ गया ना कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उसी कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। अब बच्चों कह रहा है कि क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। तो बच्चों क्रांतिक कोण को C से दर्शाते हैं, C तथा N में संबंध। तो जो संबंध होता है, ठीक, C क्या है? क्रांतिक कोण, N क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। जो संबंध होता है बच्चों वो होता है N बराबर 1 sin C। ठीक, N बराबर 1 sin C, यही क्या होता है? संबंध होता है। ठीक, क्रांतिक कोण और पदार्थ के अपवर्तनांक में ये संबंध होता है। ठीक, ये तीनों स्थितियां बेहद जरूरी है समझना, यही समझ गए परिभाषा खत्म। ठीक है ना। तो क्रांतिक कोण समझ में आ गया किसे कहते हैं बच्चों। चलिए तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा? तो अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसके लिए आवश्यक शर्तें। ठीक, इसके लिए आवश्यक शर्तें देखिए। अभी बच्चों हमने क्या बताया, जो इसके पहले सीखा उसी में से परिभाषा है। परिभाषा इसको एक बार पढ़िए। क्या कह रहा है कि यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमने यही तो किया था बच्चों। अभी तक क्या किया था भाई? हमने 3 स्थितियां लिया था, ठीक है ना। हमने 3 स्थितियां यूं इस तरह से लिया, क्लियर। फिर हमने किया क्या बच्चों? इस वाले में क्या किया? इसमें आपतन कोण का मान छोटा रखा तो किरण थोड़ा विचलित हो रही है। फिर उसके बाद क्या किया? आपतन कोण का मान भाई और भी ज्यादा बढ़ा दिया, तो ये यूं समझिए कि 90 अंश के कोण पर विक्षेपित हो जा रही है। फिर उसके बाद इसमें क्या किया? इसमें और भी ज्यादा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी ज्यादा कर दिया, तो प्रकाश अब दूसरे माध्यम में जाने के बजाय ये क्या है? उसी माध्यम में लौट जा रही है। ठीक, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का, मतलब इसको कहते हैं बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, समझ में आ गया ना। जो इसके पहले समझाया वही चीज हमने यही बताया कि यदि आपतन कोण का मान, यानी ये I है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी ज्यादा हो जाए तो प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, समझ में आ गया बच्चों। उसमें ही आपको इसीलिए समझा दिया था ताकि दिक्कत ना हो। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब इसके लिए शर्तें क्या लिखते हैं।
ठीक, शर्तें क्या लिखते हैं, चलिए एक बार फिगर भी थोड़ा बना लीजिए, इससे रिलेटेड जो फिगर है उसको बना लीजिए। हमने क्या किया, इसका मान बढ़ा दिया, इसका मान ज्यादा कर दिया, तो ये प्रकाश किरण एक माध्यम मतलब भाई दूसरे माध्यम में जाने के बजाय, एक मिनट, ठीक, इसका मान थोड़ा यहां से, तो ये क्या हो जा रहा है बच्चों, दूसरे माध्यम में जाने के बजाय ये पुनः टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, पूरा आंतरिक परावर्तन हो जा रहा है। और एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये माध्यम कौन सा होना चाहिए, सघन होना चाहिए, ये वाला माध्यम विरल होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दूसरा चीज जो आपतन कोण का मान है, ठीक, वो अपवर्तन कोण से मतलब क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो परिभाषा तो समझ गए कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी बड़ा हो जाए तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या है आवश्यक शर्तें, ठीक, तो अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कितनी शर्तें हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बच्चों दो प्रमुख शर्तें होती हैं, ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। पहला तो ये प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, तभी ये घटना होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो लिखेंगे बच्चों प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, विरल माध्यम में जा रहा हो, ठीक, माध्यम में प्रवेश कर रहा हो या जा रहा हो, प्रवेश कर रहा हो, ठीक, पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान, यही तो बताया भाई, तभी तो दूसरे माध्यम में जाएगी प्रकाश किरण, नहीं तो पहले तभी तो ये पहले में लौटेगी, नहीं तो दूसरे में चली जाती। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा हो, ठीक है ना, किससे, क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ये दो शर्तें हैं, इन दो शर्तों को ही फॉलो करते हुए ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है, अदरवाइज पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी ही नहीं बच्चों, इतना याद रखना। क्लियर हो गया, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, देखिए अगला टॉपिक ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। ठीक, लेंस की क्षमता होती क्या है, ठीक, बहुत ही ये सिंपल वाले टॉपिक है। तो लेंस की क्षमता क्या है कि भाई लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं और इसे P से दर्शाते हैं। ठीक, तो जो लेंस की जो क्षमता होती है बच्चों, लेंस की जो क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, ठीक, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। या इसको लिख सकते हैं बच्चों P बराबर 1/f, ठीक है ना, P बराबर 1/f, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज याद रखने वाली चीज ये है बच्चों, 1 यानी अगर हम P बराबर लिखते हैं, P बराबर अगर हम 1/f लिखते हैं तो ये फोकस दूरी जो होनी चाहिए, ठीक, ये फोकस दूरी बच्चों मीटर में रहेगी। क्लियर, तब ये फार्मूला बनेगा जब फोकस दूरी मीटर में दी रहेगी। अब उसके बाद अगर हम P बराबर 100/f रखते हैं तो ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक मीटर में 100 सेमी। तो ये फोकस दूरी यानी ये जो लेंस की क्षमता के लिए 100/f तब रखा जाएगा जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा। फोकस दूरी अगर मीटर में दी हो तो इस तरह से लेंस की क्षमता निकालते हैं। क्लियर हो गया। मात्रक बच्चों क्या होता है, तो मात्रक ये लिख भी दिया है कि भाई इसका मात्रक जो है डायोप्टर होता है। क्लियर, जो मात्रक होता है बच्चों इसका डायोप्टर होता है।
ठीक, डायोप्टर, इसे कैपिटल डी से दर्शाते हैं। ठीक, डायोप्टर होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अब आते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक ये तो और भी ज्यादा मजेदार है। ठीक, ये बच्चों पूछा गया है 2023 में भी इस पर क्वेश्चन आया था। ठीक, तो जरूरी नहीं 2021-20 में भी पूछा गया था, तो जरूरी है बच्चों इसे देखना। तो है क्या, लेंस की प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। ठीक, हालांकि लेंस से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली जो परिभाषा है वो है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। क्लियर। चलिए दो स्थितियां बनाते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक, हमने एक लेंस बना लिया, मान लेते हैं ये क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस, क्योंकि हमें पता है बच्चों उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला, उत्तल, ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक, इसी तरह से एक स्थिति इसमें भी बना लेते हैं, इसमें भी बना लिया। ठीक, इसमें भी हमने क्या किया, एक स्थिति ले लिया। चलिए अब देखिए प्रथम फोकस कहते किसे हैं, अपने को समझना है प्रथम फोकस है क्या। देखिए बच्चों हमें पता है कि लेंस में दोनों तरफ फोकस होता है, इधर भी होता है इधर भी, क्योंकि लेंस में भाई पारदर्शी माध्यम है, लेंस में दोनों तरफ फोकस होता है। ठीक, तो लेंस में क्या होता है, दोनों तरफ फोकस होता है। तो हमें पढ़ना है प्रथम फोकस। सबसे पहले ये क्या है बच्चों, प्रथम फोकस के बारे में लिखा गया है। प्रथम फोकस है क्या, तो मुख्य अक्ष, हमें पता है ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मान लेते हैं मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, यानी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उन किरणों को ही क्या कहते हैं बच्चों, उन किरणों को ही बोलते हैं, यानी उस फोकस को ही बोलते हैं प्रथम फोकस। ठीक, हमने क्या बताया भाई, परिभाषा क्या बताया कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें, भाई इसको तो प्रकाशिक केंद्र, ठीक, ये क्या होता है जो बीच वाला है बच्चों, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है ना, ये प्रकाशिक केंद्र होता है। तो हमें पढ़ना है प्रथम फोकस, तो ये क्या है, प्रथम फोकस है F1। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर, क्योंकि इसका नाम क्या है बच्चों, तो मुख्य अक्ष है। ठीक, मुख्य अक्ष है, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर हो जाती है, उस बिंदु को ही कहते हैं, यानी उस बिंदु को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं इसको समझिएगा। तो यहां पर होता है द्वितीय फोकस, इस तरफ दूसरी तरफ, तो द्वितीय फोकस होता है बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, इसी का जस्ट अपोजिट कर देना है बस, और कुछ नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं बच्चों, उस बिंदु को ही कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस, यानी जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस। जैसे मान लेते हैं कि इन्होंने कहां पर, इस वाले बिंदु पर काटा है, ठीक, इस वाले बिंदु पर ये काट रही हैं, और इधर तो हमने बताया प्रथम फोकस होता है। तो द्वितीय फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, इसी का अपोजिट, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को ही कहते हैं बच्चों द्वितीय फोकस, यानी F2 से दर्शाते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए ठीक, अब यहां से एक चीज और बच गया था भैया, एक चीज और बच गया था, उसको भी देख लेते हैं। कभी कभार पूछ लेता बच्चों प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा दीजिए,
लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा दीजिए। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो इसको भी थोड़ा शॉर्ट में ही समझ लेते हैं बच्चों। जैसे हमने क्या किया, एक लेंस बना दिया बच्चों, एक लेंस है रसगुल्लो ये, ठीक, एक लेंस ये बना दिया और हमें पता है कि भाई ये मुख्य अक्ष होता है, ठीक। तो होगा क्या बच्चों, लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को ही कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। यही बिंदु जो है ये है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक, एक मिनट भैया, क्या हो रहा है यार, अरे यार ये तो पूरा का पूरा खत्म कर दे रहा है, ठीक। हमने क्या बताया बच्चों, ये क्या है, ये है प्रकाशिक केंद्र, ठीक, प्रकाशिक केंद्र। तो ये प्रकाशिक केंद्र वाला भी समझ में आ गया, ठीक है ना। ये भी बच्चों हमने इसमें लिख दिया है, थोड़ा दिक्कत ना हो, मान लेते हैं अगर पूछ लिया जाए तो भाई परेशान मत होना। हमने क्या बताया कि लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को ही कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो ये वैसे देखें तो लेंस में आपकी तीन यही परिभाषाएं हैं, एक प्रथम फोकस, दूसरा द्वितीय फोकस और तीसरा प्रकाशिक केंद्र। समझ में आ गया। तो प्रथम फोकस क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, सॉरी मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे कहते हैं प्रथम फोकस। द्वितीय फोकस में क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है द्वितीय फोकस होता है। फिर था प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र में बताया कि लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से होकर प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को कहते हैं बच्चों प्रकाशिक केंद्र। क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला है कि प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि प्रिज्म कहते किसे हैं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको, प्रिज्म होता क्या है। एक मिनट, देखिए प्रिज्म होता क्या है। ये क्या है, एक प्रिज्म है, एक ट्राइंगल की तरह, ठीक है ना। एक क्या बन रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, चलिए समझ लीजिएगा इतना, अब सही है। देखिए बच्चों ये एक क्या है, ट्राइंगल, एक त्रिभुज है। जो प्रिज्म का शेप होता है ना, प्रिज्म एक टुकड़ा होता है कांच का। एक प्रिज्म क्या है, एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक पारदर्शी यूं समझिए कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका शेप आकार पिरामिड के जैसे होता है, एक ट्राइंगल एक त्रिभुज की तरह होता है, ठीक है ना, वही होता है प्रिज्म। अब देखिएगा बच्चों कि प्रिज्म यहां पर लिखेंगे क्या, परिभाषा में लिखेंगे बच्चों कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है ना, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक, ये क्या है, दो समतल पृष्ठ हैं तो दो पृष्ठों से घिरा होता है, यानी उस भाग को कहते हैं प्रिज्म। और इन पृष्ठों को बच्चों अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जो दो पृष्ठें हैं अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इनके बीच जो कोण बनता है बच्चों उसे अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म कोण कहते हैं। मतलब ये है कि यहां पर ये जो कोण बनता है बच्चों, इस कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण। ये कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण। और बाकी जो इसकी सतह है, ठीक, इसकी जो ये सतह है इसको बोलते हैं अपवर्तक, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक, अपवर्तक पृष्ठ। और बाकी ये बीच में हमने बताया किसे या तो आप प्रिज्म कोण कह सकते हैं या तो अपवर्तक कोण कह सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक, तो ये चीज होता है, हमने यही तो बताया है ना कि प्रिज्म भाई एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, और इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, और इनके बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं
अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म कोण कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे प्रिज्म के पदार्थ के लिए, लिखेंगे बच्चों कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में संबंध, तो जो संबंध होता है बच्चों वो होता है आपका n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ठीक है ना, अपान साइन a बाई 2। इसका डेरिवेशन भी करवाया है, अभी परेशान मत रहिए, डेरिवेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस चैप्टर के जितने डेरिवेशन है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना, अभी वीडियो के एंड में मेंशन करते हैं उसके बारे में। तो ये होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण के बीच में संबंध। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, जहां पर अगर हम बात करें बच्चों, ठीक, जहां पर डेल एम या डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है, ए क्या है, प्रिज्म कोण है, एन क्या है, अपवर्तनांक। और एक चीज और पूछा जाता है पतले प्रिज्म के लिए, अगर पतले प्रिज्म की बात करें बच्चों, ठीक, पतले प्रिज्म के लिए कभी कभार पूछता है कि पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, ठीक, न्यूनतम विचलन कोण। तो पतले प्रिज्म के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा एम बराबर, यानी न्यूनतम विचलन कोण है वो डेल्टा एम बराबर होता है बच्चों n-1 इंटू ए। याद रखना ये पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है ना, जब पतले प्रिज्म की बात करें तो पतले प्रिज्म के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, इसको भी अच्छे से समझ लेना। ये 2000 अगर आप 22-23 का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना, ये बच्चों 1-2 में तो इस पर न्यूमेरिकल पूछा है, बाकी एक में सीधा बोल दिया है कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र लिखिए, ठीक। इसको भी पूछा था 1 नंबर में कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में क्या संबंध होता है, ठीक है ना, उपयुक्त सूत्र को प्रतीकों के साथ लिखिए, इस तरह से पूछा था। तो प्रतीक का मतलब ये ए क्या है, डेल्टा एम क्या है, एन क्या है, तो वो तो बता ही चुके हैं भाई। ए क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण है बच्चों, और एन क्या है, अपवर्तनांक है। क्लियर, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है बच्चों कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। यह भी बेहद लाजवाब टॉपिक है, ठीक, वर्ण विक्षेपण। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें, गला सूख रहा है भाई। चलिए देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्या है और वर्ण विक्षेपण का कारण लिखिए, यानी किस कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। वर्ण का मतलब कलर, रंग, विक्षेपण का मतलब फैलना, छितराना, ठीक है ना, विक्षेपित होना। देखिए शब्द में ही बहुत कुछ लिखा है, इसकी गहराई को समझिए। वर्ण का मतलब रंगों का, विक्षेपण का मतलब फैलना। अब रंगों का फैलना, ठीक है ना, या फिर जो कलर होते हैं यानी वर्ण का फैलना यानी छितराव होना, वो होता है। तो ये कब घटना संभव होती है, तो चलिए उसको पहले समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म ले लेते हैं, एक क्या करते हैं बच्चों, प्रिज्म बनाते हैं। एक प्रिज्म हमने बना दिया है। ये प्रिज्म क्यों नहीं बन रहा है आज, चलिए एक छोटा सा ही प्रिज्म बना देते हैं, समझने के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक। एक हमने प्रिज्म बना लिया है। अब ये इस प्रिज्म पर हम क्या करते हैं, एक प्रकाश की किरण, एक सनलाइट मान लेते हैं कि यहां पर भाई कोई स्रोत है, ठीक है ना, ये कोई स्रोत है यानी भाई सोर्स है लाइट का,
ठीक, मान लेते हैं सनलाइट है, श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश से चलने वाली ये प्रकाश की किरणें हैं, ठीक, जब प्रिज्म पर आपतित होती हैं बच्चों, तो होता क्या है, ये प्रकाश की किरणें जो हैं फैलने लगती हैं इस तरह से। ठीक, इस तरह से ये जो घटना होती है संभव होती है। 1 मिनट, थोड़ा इधर से भी एक ले लेते हैं। इस तरह से यानी विक्षेपण होता है। ठीक, ये प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, भाई लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ है, 1 मिनट इसको थोड़ा, हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण ये बना लिया है, ठीक है ना, अब क्लियर है। ठीक, इसमें ये मान लेते हैं कोई सन लाइट है, कोई सोर्स है लाइट का। ठीक, तो ये प्रकाश की किरण इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रिज्म के कारण, क्योंकि भाई प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है, यानी अगर यहां पर हम अभिलंब अगर ऐसे खींचेंगे बच्चों, तो हमें पता है कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, तो इधर अभिलंब की ओर झुकेगी, है ना। वो हमने डेरिवेशन में अच्छे से समझाया था, उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। तो इससे होगा क्या बच्चों, ये प्रकाश की जो किरणें हैं अगर आप देखेंगे तो ये इधर झुक करके ये इस प्रिज्म के द्वारा ये अलग अलग रंगों में विभाजित हो जा रही हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो विभाजित हो जा रही हैं, एक और ले लेते हैं, एक यानी ये अवयवी रंगों में विभाजित हो रहे हैं। अब इनमें जो एक पट्टी बन रही है, ठीक है ना, अगर हम देखें इस पर, तो इधर इस साइड में मान लेते हैं कोई अगर पर्दा रखा है, तो इस पर एक पट्टी बन जाएगी जिसमें रंगों का क्रम जो होगा VIB और G फिर Y फिर O फिर R, विबग्योर। आपने हाई स्कूल में पढ़ा है बच्चों इसके बारे में, हाई स्कूल में आपने अच्छे से पढ़ा है विबग्योर, रंगों का जो एक क्रम होता है विबग्योर। ठीक, विबग्योर हिंदी में कहते हैं बैजनी हपी नाला, ठीक है ना। क्या कहते हैं बच्चों, बैजनी हपी नाला। ठीक, बैजनी हपी नाला, ये ट्रिक की तरह से याद करने के लिए बताया गया था। ठीक, तो इसमें होता क्या है, जो रंगों का क्रम होता है वो होता है विबग्योर। विबग्योर का मतलब क्या है बच्चों, जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण होता है, यानी जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण में बच्चों ये जो 7 रंगों की पट्टी बनी है, ठीक है ना, ये जो 7 रंगों की पट्टी बनी है, इसमें जो रंगों का क्रम है सबसे ऊपर लाल होगा और सबसे नीचे बैगनी होगा। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा विक्षेपित होने वाला जो रंग है वो बैगनी है। ट्रिक से देखिए, V से मतलब यहां पर क्या होता है, वॉयलेट यानी बैगनी। ठीक, इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी। ठीक, फिर B है ब्लू मतलब नीला, फिर उसके बाद G का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा, हा से हरा, ठीक है ना। Y का मतलब येलो पीला, P से पीला। ठीक, O से ऑरेंज यानी नारंगी, फिर R रेड, रेड का मतलब लाल। तो ये जो आपकी पट्टी बन जा रही है 7 रंगों की, ये जो पट्टी बनती है बच्चों, ठीक है ना, इसी घटना का नाम है, यानी इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये लाल है, ठीक, ये क्या है, नारंगी है, ठीक, ये क्या है, पीला है, और ये क्या है बच्चों, हरा है। B का मतलब ब्लू यानी नीला है। ठीक, ये क्या है, तो ये है भाई जामुनी, और ये वैलेट मतलब ये क्या है, बैगनी। तो यही एक क्या होता है, जो पट्टी मतलब स्पेक्ट्रम बन जाती है, इस स्पेक्ट्रम के बनने की घटना को ही कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, समझ में आ गया परिभाषा बच्चों।
कैसे लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है बच्चों। यानी अपने अवयवी, जो सूर्य का प्रकाश होता है व्हाइट होता है ना सनलाइट में, सभी के सभी प्रकाश अंदर क्या है घुले होते हैं यानी मिले हुए होते हैं। अब इनको अलग कौन करता है तो प्रिज्म। ठीक, तो क्या है अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, अर्थात 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसको आप एक यूं समझिए ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिए कि बैजनी हपी नाला हिंदी में या फिर विब ग्योर, इसको ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है कि वर्ण विक्षेपण में रंगों का सही क्रम क्या होता है। यहां से इसका अर्थ ये हो गया बच्चों, सबसे ज्यादा विक्षेपित होने वाला जो रंग है वो बैगनी है और सबसे कम जो होगा वो लाल रंग होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण का कारण। ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है। वर्ण विक्षेपण का कारण, वर्ण विक्षेपण का कारण देखिए, वर्ण विक्षेपण का जो कारण है वो पूरी तरह से यूं समझिए बच्चों अपवर्तनांक पर निर्भर होता है। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे कि प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है और इसी कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। वो पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर होता है और उसी अनुसार उसका वर्ण विक्षेपण होता है। क्लियर हो गया। चलिए तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कि कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, इसकी बात करें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं या कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं ऐसा पूछेगा। देखिएगा कोणीय विक्षेपण होता क्या है, ध्यान से समझना। अभी हमने क्या बताया बच्चों, प्रिज्म। प्रिज्म में हमने जब श्वेत प्रकाश को गुजारा, ठीक, तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि 7 रंगों की पट्टी बनी जिसमें सबसे नीचे V है, सबसे ऊपर R है। यह चीज अभी आपने देखा वर्ण विक्षेपण की घटना में। तो कोणीय विक्षेपण, कोणीय का मतलब ये जो प्रकाश की किरणें हैं किसी न किसी एंगल पर यानी कोण बनाते हुए बाहर निकलेंगे। ठीक है ना। तो परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणों में से, प्रिज्म से निकलने वाली भाई बहुत सारी किरणें भी निकली, आपने देखा 7 रंगों की किरणें निकली। तो निकलने वाली किरणों में से किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच विचलन कोण को क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। जैसे भाई इसको देखें तो थीटा से दर्शाते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना। थीटा क्या है, कोणीय विक्षेपण। तो कह रहा है कि किन्हीं 2 रंगों के बीच बने विचलन कोण। तो भाई एक V है तो मान लेते हैं ये क्या है, डेल्टा है। तो डेल्टा का मतलब क्या है, विचलन कोण। और V से दर्शाया जाता है V, तो ये हो गया भाई बैगनी के विचलन कोण। ये माइनस का और डेल्टा लिख करके यहां R लिख देंगे तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है, तो ये है लाल रंग के विचलन कोण के बीच का जो कोणों का अंतर होता है बच्चों। ठीक है ना, जो कोणों का अंतर होता है यही कहलाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यही तो कह रहा है कि प्रिज्म से निकलने वाली किरणों में से यानी विभिन्न रंग की किरणों में से किन्हीं 2 किरणों के बीच बनने वाले विचलन कोण, यानी 2 किरणों के जो 2 निर्गत किरणें होंगी, इन किरणों के बीच बने विचलन कोण को ही, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ठीक, जैसा कि आपने ये चीज देखा है। अब हमें एक चीज पता है बच्चों, ठीक, हमें एक चीज मालूम है कि थीटा बराबर, अभी हमने क्या बताया कि भाई पतले प्रिज्म के लिए, क्योंकि ये पतले प्रिज्म पर ये घटना होती है, तो पतले प्रिज्म के लिए हम इसके स्थान पर यानी डेल्टा V के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा V के स्थान पर लिख सकते हैं बच्चों NV-1, ठीक है ना, इंटू A। याद करो वो दिन डेल्टा M बराबर न्यूनतम विचलन हमने बताया N-1 इंटू A, पतले प्रिज्म के लिए बताया है ना। तो वहां से ये फार्मूला हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बच्चों। इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा NR माइनस का 1 इंटू A, ये चीज हो जाएगा दोनों के लिए।
ठीक, ये तो है बच्चों किसके फॉर्म में, विचलन कोण के, लेकिन अपवर्तनांक के रूप में इसको जब लिखेंगे तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब आगे क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से समझना। हम लिख सकते हैं बच्चों थीटा बराबर n-1, इधर देखिए a बाहर रख लीजिए। एक काम करते हैं, देखिएगा n-1 यानी nv-1 है। ठीक बच्चों, अब ये माइनस है, माइनस लगा दिया, ये nr है तो nr लगा दिया। ठीक, तो माइनस का जो 1 था ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया बच्चों। ठीक, और हमने क्या किया कि भाई दोनों में एक कॉमन था तो a बाहर निकाल लिया। ठीक बच्चों, अब देखिए कटने वाली जो चीजें हैं भाई, ये +1 -1 फिनिश हो गया। ठीक, तो यहां से जो निकल कर आया थीटा बराबर nv माइनस का nr। ठीक, nv माइनस का nr और कोष्टक के बाहर a, तो ये अपवर्तनांक के पदों में हो जाएगा। किसके पदों में बच्चों, अपवर्तनांक के पदों में। ठीक है ना, ये बेहद जरूरी है याद रखना, ठीक है ना, नहीं तो सब सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा रसगुल्लों, इतना याद रखना। ठीक, चलिए जहां पे लिख देते हैं कि अगर ये डेल्टा v लिखा है और ये डेल्टा r लिखा है तो इनका मतलब क्या है बच्चों, तो इनका मतलब है डेल्टा v क्या है, बैगनी का विचलन कोण, बैगनी के लिए विचलन कोण, ठीक है ना, विचलन कोण। और यहां पर डेल्टा r क्या है, तो ये भाई लाल रंग के लिए विचलन कोण है। ठीक है ना, लाल रंग के लिए विचलन कोण। और nv क्या है, तो ये भाई क्या है, nv क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। nv क्या है और nr क्या है, तो nv का मतलब, v का मतलब है भाई बैगनी, ये कहे बैगनी का अपवर्तनांक। ठीक है ना, यानी बैगनी रंग के लिए या बैगनी के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बैगनी के लिए अपवर्तनांक हो गया। अब उसके बाद इसमें देखें तो r है, तो r क्या है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो है ये तो और भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसी से रिलेटेड है लेकिन ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते किसे हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब श्वेत प्रकाश को एक पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है, हमने बताया ना ये घटना पतले प्रिज्म पर होती है। जब श्वेत प्रकाश यानी जो सूर्य में का प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश उसको कहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश का मतलब जरूरी नहीं सूर्य का हो, कोई मतलब सफेद लाइट होना चाहिए। ठीक, जिसमें सभी कलर क्या है, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से, पतले प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैगनी तथा लाल रंगों के निर्गत कोणों के बीच कह रहा है कि कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए कह रहा है कि विचलन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मतलब समझिए, अभी हमने क्या बताया था, प्रिज्म में हमने प्रिज्म में क्या बनाया भैया, कि जब बच्चों ये प्रकाश की किरण एक मतलब क्या कहते हैं, इसको जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें पता है सबसे नीचे V और ये R, और बीच में जो होता है वो लगभग Y यानी पीला होता है, वो लगभग उसको बीच में ही माना जाता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण अभी किससे बताया आपने, कोणीय विक्षेपण को भी हमने यही तो देखा बच्चों, थीटा से। ठीक, तो वही कह रहा है कि लाल रंग के, बैगनी और लाल रंग के बीच कह रहा है कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती बीच में भाई पीले को मान लिया जाता है, तो उसके अनुपात को ही कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। और वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, फार्मूला थीटा अपान ये डेल्टा एम नहीं लिखेंगे, डेल्टा वाई, यानी पीले रंग के लिए विचलन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसको थोड़ा सही से लिखना चाहेंगे भाई, अपवर्तनांक के पदों में लिखना चाहेंगे बच्चों, तो इसको हमने क्या बताया था, ओमेगा बराबर थीटा के स्थान पे भी आपने देखा NV माइनस NR। ठीक, ये
इंटू ए था अपान इसके भाई पीले के लिए अगर निकालेंगे तो यही तो हो जाएगा ना एन वाई माइनस का 1 इंटू ए। भाई पीले के लिए निकालेंगे तो इस तरह से, तो यहां से देखेंगे तो भाई ए से ए फिनिश हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला आपका निकल कर आया ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस का 1, यही आपका मेन फार्मूला हो जाता है कोणीय नहीं वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए। अब बार बार इसमें सब चीज बताने की जरूरत है नहीं बच्चों। थीटा क्या है, तो थीटा है कोणीय विक्षेपण, और ये जो डेल्टा वाई क्या है, तो पीले रंग के का विचलन कोण, यानी पीले रंग के लिए विचलन कोण। एनवी क्या है, तो इसके पहले बता चुके हैं कि भाई बैगनी का अपवर्तनांक। एन आर क्या है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक। क्लियर हो गया। इस तरह से हम बहुत ही इजीली क्या है इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये तो भाई और भी ज्यादा लाजवाब है कि प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता होती क्या है। देखिए बच्चों कि किसी प्रकाशिक यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, जैसे कोई किसी प्रकाशिक यंत्र यानी सूक्ष्मदर्शी से या परावर्ती दूरदर्शी से, ठीक, या फिर सरल सूक्ष्मदर्शी से कोई आप किरणें दे मतलब कोई भी वस्तु देख रहे हैं, तो उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कह रहा है कि बने प्रतिबिंब से हमारे आंख पर जो बना दर्पण कोण होता है तथा बिना यंत्र के केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इसको बच्चों लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर, ठीक, आवर्धन क्षमता बराबर, तो क्या कह रहा भाई, आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने, ठीक, तो लिखेंगे प्रकाशिक यंत्र से प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ठीक, तथा कह रहा है बच्चों कि बिना यंत्र के ही, यानी तथा बिना यंत्र के, ठीक, यानी बिना यंत्र के केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण का जो अनुपात होता है बच्चों, वही क्या होता है, वही हो जाता है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। ठीक है ना ये चीज। तो भाई इसकी भी परिभाषा कभी कभार पूछ लेता है एक नंबर में, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अब हम हर एक प्रकाशिक यंत्र के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र देखते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा प्रकाशिक यंत्र वाले में बच्चों, सबसे ज्यादा प्रकाशिक यंत्र के आवर्धन क्षमता को ही पूछा जाता है। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हर एक प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता लिख लेते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी की, सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक, सरल सूक्ष्मदर्शी एक सिंपल सी होती है। ठीक, एक सरल सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए बच्चों हमने क्या बताया, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए हम निकालेंगे आवर्धन, और आवर्धन बच्चों हर एक दूरदर्शी में आवर्धन की दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी, चलिए वो बताते हैं। दो स्थितियां होती हैं। पहला बच्चों, जब प्रतिबिंब
जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी डी पर बने, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाए, यानी कैपिटल डी से दर्शाते हैं इसको, तब क्या होता है। और दूसरा होता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब कहां पर बने बच्चों, अनंत पर बने। जब अनंत पर बने तब क्या होता है, दो स्थितियां होती हैं, ठीक। तो जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो बच्चों फार्मूला होता है m बराबर 1 + d/fe, ये फार्मूला होता है जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है ना। और दूसरा बच्चों इसमें होता है जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ना बनकर अनंत पर बन जाए, तो m बराबर फार्मूला होता है d/f। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा आपका आवर्धन क्षमता ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पूछेगा सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो आवर्धन क्षमता भाई हमने बताया दो स्थितियां होती है, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी जिसको कहते हैं पर बने, तब फार्मूला होता है m बराबर 1 + d/f, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, 1 + d/f, ये फार्मूला होता है। और जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ना बन करके अनंत पर बन जाए, तब आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर d/f। क्लियर हो गया। चलिए, जहां पर d क्या है तो वो हमने बता ही दिया है, ठीक। जहां पर बच्चों d क्या है तो d के बारे में बता दिया है कि ये है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी, ठीक। बाकी f तो समझ रहे हैं फोकस दूरी, m क्या है, आवर्धन है, आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। चलिए, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, मतलब जो अगला दूरदर्शी है, मतलब प्रकाशिक यंत्र के बारे में। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए भाई फार्मूला क्या होता है वो समझना है। क्लियर। चलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए हम देख लेते हैं। तो चलिए इस स्थिति में देख लेते हैं बच्चों आपका फार्मूला होता क्या है। क्लियर। चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भाई इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमने क्या बताया बच्चों, भाई दो स्थितियां होती हैं। पहला कि जब प्रतिबिंब डी पर बने। अब डी का मतलब समझ गए, शॉर्ट में लिख दिया है, डी मतलब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है बच्चों, तब आपका जो फार्मूला हो जाता है वो होता है m बराबर होता है माइनस का v0/u0, ठीक। v0/u0 कोष्टक में 1 + d/fe होता है, d/fe। ये फार्मूला आपका हो जाता है, ठीक है ना। कब, जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक। और ऐसी सिचुएशन में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है बच्चों, ठीक, क्योंकि ये भी जरूरी है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के लिए जो फार्मूला होता है वो हो जाता है बच्चों L बराबर होता है कि v0 + ue, ठीक। ये ऐसी सिचुएशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के लिए
ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के लिए हो गया। अब जब हम देखेंगे दूसरी सिचुएशन में, यानी जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब बच्चों अनंत पर बन जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा ये फार्मूला हो जाता है वो m बराबर माइनस का v नॉट अपान u नॉट कोष्टक में हो जाता है बच्चों d अपान एफ ई। ठीक, d अपान एफ ई हो जाता है। ये हमारा फार्मूला क्लियर हो गया, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में भाई सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अब क्या हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में कि सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है बच्चों, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो होती है L बराबर वो हो जाता है V0 प्लस एफ ई, V0 प्लस एफ ई, ये फार्मूला हो जाता है। क्लियर, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई के लिए। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान से समझना बच्चों, कौन क्या है जो यहां पर लिखा है। ठीक, जिसमें अगर जैसे U0 लिखा है तो ये किसके बारे में लिखा है, तो अभिदृश्यक। और यहां पर अगर UE या VE लिखा है तो ये किसके बारे में, नेत्रिका। ठीक, थोड़ा समझिएगा, अभिदृश्यक और नेत्रिका है क्या। अभिदृश्यक वो लेंस होता है जो जिसकी तरफ, मतलब जिसकी तरफ वस्तु रखी होती है उसके तरफ रखते हैं, और नेत्रिका वो लेंस होता है जो आंखों की तरफ होता है। भाई सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, दो लेंस होते हैं, एक उधर भाई दूसरी तरफ, नली के दूसरी तरफ जिधर वस्तु रखी होती है, और दूसरा हमारी आंखों की तरफ जिसमें हम देखते हैं। तो ये नेत्रिका, जहां पर ये 0 लगा हो समझो ये अभिदृश्यक के लिए है, और ई जो लगा हो वो नेत्रिका के लिए है। ठीक, अभिदृश्यक को हमेशा वस्तु की तरफ रखते हैं। ओ का मतलब समझिए ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ई का मतलब आई यानी आंख यानी नेत्रिका है। ठीक, तो समझ गए, V0 लिखा है तो इसके मतलब नेत्रिका से ये क्या है, अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, और U0 लिखा है तो ये है अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी। ठीक, FE लिखा है, ई का मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी, FO लिखा रहता तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी। समझ गए, ओ और ई का क्या मैटर है, ओ का मतलब यहां पे अभिदृश्यक से संबंधित है, ई का मतलब समझो नेत्रिका वाली बात कर रहा है। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है ना, जैसे यहां पर V0 है या V0 पढ़ते हैं तो ये अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी है, जबकि ये नेत्रिका से ये अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी और ये नेत्रिका से वस्तु की दूरी। ठीक, ये इतना ओ और ई का मैटर समझ जाना। ओ जहां से लगा हो 0 और ए ये आपके दर्शाता है अभिदृश्यक के बारे में। ठीक, अभिदृश्यक के बारे में, और ये किसके बारे में, नेत्रिका। अब तो भाई इतना तो समझ ही जाएंगे, अगर V है तो प्रतिबिंब है, बाकी इसके जोड़ देंगे बस, अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी। ई ओ लगा है तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी, और ई लगा है नेत्रिका की फोकस दूरी। एफ ओ होता तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी। अब तो समझ गए होंगे ना कि ओ और ई का मैटर क्या है। ठीक, चलिए तो इसको भी बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना, ये भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्क्रीनशॉट करना पड़ेगा आपको। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए इसको थोड़ा ऐसे रफ कर देते हैं, बार बार मिटाने से कोई मतलब नहीं है ना। सब बच्चों ये फार्मूला ही चेंज होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक, फार्मूला थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए और यहां पर क्या हो जाएगा अब की बार, अब की बार देखेंगे बच्चों किसके लिए, तो हो जाएगा खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खगोलीय दूरदर्शी बच्चों ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए बच्चों जब प्रतिबिंब D पर बने यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब फार्मूला होता है भैया m बराबर माइनस का FO अपान F
ई, एफ ओ अपॉन एफ ई कोष्टक में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना, कब? स्पष्ट दृष्टि की जब न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाता है? L बराबर एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस यू ई। परेशान मत रहिए, भी लास्ट में हम लिख देते हैं एफ ओ क्या है, एफ ई क्या है, यू ई क्या है, यू जीरो क्या है। ठीक है, हालांकि बताए हैं लेकिन फिर भी लिख देंगे, डोंट वरी। ठीक, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। चलिए, अब है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, भाई स्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर ना बन करके अनंत पर, ऐसी सिचुएशन में m बराबर होता है माइनस का एफ ओ अपान एफ ई, केवल ये फार्मूला हो जाता है, एफ ओ अपान एफ ई। क्लियर? और ऐसी सिचुएशन में बच्चों, इस स्थिति में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है, सूक्ष्म, ठीक है ना, सॉरी खगोलीय दूरदर्शी है भाई, सूक्ष्मदर्शी नहीं लिखेंगे, दूरदर्शी। ठीक, दूरदर्शी की लंबाई अब क्या हो जाएगा बच्चों? दूरदर्शी की लंबाई, तो दूरदर्शी की जो लंबाई हो जाएगा अब की बार हो जाएगा L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक, एफ ओ प्लस एफ ई। और सबसे ज्यादा बच्चों आपके, अगर हम बात करें चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 में भी बच्चों इस पर अगर आधारित देखें तो 2 से 3 न्यूमेरिकल अलग अलग सेट में पूछा था, केवल इसी फार्मूले पर, यानी इन दोनों के मदद से ही पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना तो 2 से 3 सेट में पूछा था। ठीक, समझ में आ गया? तो ये होता है बच्चों खगोलीय दूरदर्शी के लिए। क्लियर? चलिए, तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, चलिए, हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये आपके हमने लास्ट में इसलिए रखा है बच्चों, ये आपके सबके सब बच्चों डेरिवेशन वाले हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे डेरिवेशन वाले हैं और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्लियर? तो ये सबके सब निगमन है और आपको निगमन मिलेगा कहां से उसके बारे में भी हम बताएंगे, परेशान मत रहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। तो भाई 1 अपान एफ बराबर 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। ये क्या होता है बच्चों? तो 1 अपान यू ये आपका दर्पण सूत्र होता है। ठीक, ये क्या होता है? दर्पण सूत्र। तो दूसरा क्या है? तो दूसरा है कि गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो n अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान आर। ठीक, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी बच्चों बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई ये इससे क्या, इससे तो यूं समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है कि पतले लेंस के लिए सूत्र, लेंस का सूत्र या लेंस मेकर का सूत्र। तो ये होता है 1 अपान एफ बराबर n माइनस 1 कोष्टक में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक, लेंस मेकर का सूत्र, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और अगला है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। तो 1 अपान एफ बराबर 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। ये टॉपिक, ठीक, ये डेरिवेशन भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो जाएगा बच्चों? चलिए, ये होता है। इसके अलावा एक और है आपका, एक और है प्रिज्म के लिए। ठीक, एक और है बच्चों प्रिज्म के लिए, उसको भी भाई देख लेंगे। प्रिज्म के लिए, तो जो प्रिज्म के लिए फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है? n बराबर जो फार्मूला होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ये वाला फार्मूला। क्लियर? ये वाला फार्मूला भी बच्चों बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक, ये डेरिवेशन। अब हम बात करें तो इस चैप्टर में आपके ये 5 ऐसे, इसको तो छोड़ दिया जाए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर। लेकिन ये जो 4 हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन चारों में से कोई एक 100% पूछा जाएगा बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनको कहां से देखना है, कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने भाई क्या है इसके लिए प्ले लिस्ट बना दिया। आपको वहां जाने में दिक्कत होती है, डोंट वरी, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इन चारों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख करके नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये सेशन काफी लाजवाब रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।